Dear viewers, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we are going to discuss in text exercise of 10th Science Chapter 3, Metals and Non-Metals. धातुओं और अधातुओं की इन टेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 40 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उस धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने उस धातु का उदाहरण देना है। एज वी आर फेमिलियर दैट मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। आमतौर पर क्या है, धातुएं जो होती हैं वे प्रकृति में ठोस अवस्था में होती है, परंतु एक एक्सेप्शन है जिसमें सिर्फ मरकरी एक ऐसी धातु है, पारा जिसे कहते हैं, एक ऐसी धातु है जो कक्ष के टेम्परेचर पर, कमरे के ताप यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर है मरकरी, पारा। दूसरा पार्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 का, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच कैन बी कट विद द नाइफ। उस धातु का नाम बताना है, उस धातु का उदाहरण दो जिसे आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। वैसे तो जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया वहाँ हमने देखा था मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि मेटल जो होती हैं जनरली दे आर हार्ड इन नेचर, वे प्रकृति में कठोर रूप में पाई जाती हैं, कठोर होती हैं। परंतु आप कुछ ऐसी धातुओं को भी देखेंगे जो एक्सेप्शन है, अपवाद है। कुछ धातुएं ऐसी है जो प्रकृति में इतनी मुलायम होती है, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद द नाइफ। वे इतनी मुलायम होती है कि आप इन्हें चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, लिथियम। तो इसका आंसर होना चाहिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ऐसी धातुएं जिसे आप चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उस धातु का उदाहरण देना है जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा चालक है। जनरली हमने पढ़ा है जो मेटल्स होती है दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, परंतु यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर पूछा है आपसे, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है सिल्वर, कॉपर, चांदी और तांबा। इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपने उस धातु का उदाहरण देना है जो हीन चालक है। वैसे तो हमने देखा है कि मेटल जो होती है वे विद्युत की चालक होती है, कुछ अच्छी चालक होती है, कुछ पुअर चालक होती है। तो इसमें जो लेड और मरकरी है, सीसा और पारा, ये विद्युत की हीन चालक है, पुअर कंडक्टर है, ऊष्मा की कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। आघात वर्धनीय और तन्य का क्या अर्थ है। तो पहले देखेंगे मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद हैमर इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। ये पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा उन्हें हथौड़े से पीट कर हम शीट के रूप में बदल सकते हैं। एंड द मेटल विच गोज अंडर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेलिएबल। और वे धातुएं जो जिन्हें आप पीट कर चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन धातुओं को कहा गया है आघात वर्धनीय। तो मेटल्स होते हैं मेलिएबल और प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी।
दूसरा देखेंगे आप डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिससे आप उन्हें खींचकर तारों के रूप में बदल सकते हैं, तारों के रूप में थिन वायर आप बना सकते हैं इनकी। तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है डक्टिलिटी। और जो धातुएं डक्टाइल है, जिन धातुओं को आप इस प्रोसेस से गुजार सकते हैं या इस प्रोसेस में ला सकते हैं, तारों के रूप में ढाल सकते हैं, तो उन धातुओं को कहा जाता है तन्य धातुएं। पेज नंबर 46 में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को मिट्टी तेल में या केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखते हैं। अब आप एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे, सक्रियता श्रेणी जो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, कि जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ऊपर वाली धातुएं हैं जो इसमें दी हुई है, दे आर मोस्ट रिएक्टिव। और जो इसमें सबसे नीचे धातुएं हैं जैसे मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, दे आर लेस रिएक्टिव। और जो बीच की धातुएं हैं जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव इन नेचर। अब सोडियम और पोटेशियम आप देख रहे हैं ये टॉप में, दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। दे रिएक्ट्स क्विकली विद एयर एंड वाटर, वे तेज़ी से हवा और पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं। एंड कैचेज फायर वेरी रैपिडली, और जल्दी से आग पकड़ लेती है, तुरंत आग पकड़ लेती है। सो टू प्रिवेंट सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम फायर दे शुड बी केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। इसलिए आग लगने से बचने के लिए, आग ना लग जाए सोडियम और पोटेशियम में, उन्हें हम संग्रहित करते हैं अंडर द केरोसिन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन का जो फॉर्मूला है Fe, स्टीम का जो फॉर्मूला है, स्टीम इज द फॉर्म ऑफ वाटर H2O। Fe की जब H2O के साथ अभिक्रिया होगी, हमने धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखी, तो हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज होती है। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम और पोटेशियम भी धातुएं, इनकी वाटर के साथ अभिक्रिया देखेंगे आप। कैल्शियम प्लस H2O क्या बना देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। परंतु पोटेशियम के केस में आप देखेंगे, पोटेशियम की अभिक्रिया जब वाटर के साथ होगी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। परंतु इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं एक्सेस ऑफ हीट इज आल्सो इवॉल्व्ड, अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। और कई बार जो ऊष्मा इतनी अधिक हो जाती है कि ये आग भी पकड़ लेती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड विद द रिएक्टिव मेटल। जब आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसी अभिक्रियाशील धातु के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये हमने डिस्कस किया था जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमने डिस्कस की थी। तो आप जब एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं धातुओं की, तो वे क्या फॉर्म करते हैं, इसका जो आंसर है वो साल्ट प्लस एसिड है। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। लोहे की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया आप देखेंगे, इसमें Fe प्लस H2SO4 FeSO4 बन जाएगा प्लस H2। FeSO4 एक साल्ट है, H2 एक गैस है, तो आप देख रहे हैं साल्ट और गैस इसमें रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट वुड यू अब्जॉर्ब व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन 2 सल्फेट। क्या आप देखेंगे जब जिंक को आप आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में आप डालेंगे। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो एक्टिविटी सीरीज में आप जाएंगे, आप जिंक और आयरन में देखेंगे विच इज़ मोर रिएक्टिव। तो आप देखेंगे कि जिंक जो है वो आयरन की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को, या जो मोस्ट पावरफुल है वो लेस पावरफुल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस
कर सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिंक प्लस आयरन सल्फेट FeSO4। तो आप देखेंगे इसमें जिंक सल्फेट प्लस आयरन को ये डिस्प्लेस कर लेगा जिंक, और जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जिंक सल्फेट जो है कलरलेस है, जबकि आयरन सल्फेट जो है वो हल्का सा ग्रीनिश कलर का होता है। पेज नंबर 49 में देखेंगे आप, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, पहले तो आप सिंबल की बात करें, सोडियम को लिखते हैं आप Na, ग्रीक वर्ड से लिया है ये नेट्रियम। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते पहले, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझने पहले से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। तो आप बोर मॉडल में देखेंगे, नील बोर के जो 9th में आपने डिस्कस किया था, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होगा वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो सोडियम के ऊपर 1 डॉट लग जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में आप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 6, तो ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 12 Mg। तो इसमें फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देख रहे हैं आप बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 डॉट लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शो द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कंपाउंड बने ये कैसे बने, ये हमने आयनिक स्ट्रक्चर में देखा था। आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं इन्हें, जो आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं। सोडियम के 2 एटम्स है आपके पास, ऑक्सीजन का 1 एटम है, 1 सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक पहले सोडियम से ले लेगा और एक दूसरे सोडियम से ले लेगा। इस तरह से ट्रांसफ़र करके एक कंपाउंड बन जाएगा, स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। दूसरे में देखेंगे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम में देखेंगे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, बाहरी कोश में इसमें इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड अभी बने सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें कौन से आयन इसमें होते हैं। आप देखेंगे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीजन जो है इसको, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आयन चार्ज आएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड देखेंगे आप, मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक यौगिक होते हैं उसका गलनांक जो है ये उच्च क्यों होता है। गलनांक एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स मेल्टिंग, जिस पर कोई पदार्थ जो है वो जलना, पिघलना शुरू करते हैं। एज वी नो दैट आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म विद द शेयरिंग ऑफ आयन्स। आयनिक कंपाउंड जैसा आपने पढ़ा है कि वो आयनों के आदान प्रदान से ही बनते हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। तो इनके बीच की जो अट्रैक्शन रहती है आयनों के आदान प्रदान की, तो वो बहुत ज़्यादा रहती है। सो टू ब्रेक दिस अट्रैक्शन ऑफ आयन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उस अबंध को तोड़ने के लिए एक अधिक मात्रा में हीट एनर्जी की ज़रूरत है, ऊष्मीय ऊर्जा की ज़रूरत है। तो इसलिए सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। इसलिए आयन को ब्रेक करने के लिए जो है अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक होता है।
पेज नंबर 53 में देखेंगे आप क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल्स, ओर्स, गैंग। ये आपने चैप्टर में डिस्कस किए हैं। मिनरल्स जो होता है, दीज आर द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, मेटल्स, कंपाउंड्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अब जो मिनरल्स होते हैं, खनिज जो होते हैं, वो क्या होते हैं? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। ये तो या तो मेटल्स होते हैं या यौगिक होते हैं, मेटल के यौगिक होते हैं, जो हमारी पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं। ओर्स क्या होते हैं? यस किसे कहते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर इजियर टू ऑब्टेन एंड इट इज़ हेल्पफुल प्रॉफिटेबल फॉर अस। अयस्क जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निकालना आसान हो, अर्थ क्रस्ट से जो निकालना आसान हो इन्हें, और ये हमारे लिए यदि उपयोगी है, और हमारे लिए ये उपयोगी होते हैं। तो वे पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं और जिन्हें निकालना आसान हो, उन पदार्थों को ओर्स कहते हैं। ओर्स जो हैं वो मिनरल से ही प्राप्त किए जाते हैं। अब देखेंगे आप गैंग। गैंग किसे कहते हैं? दीज आर द इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों को आप गैंग कहते हैं। सच एज सैंड, सॉइल, डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा विच कम्स व्हेन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। जब आप अयस्क से धातुओं को अलग करते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। धातुओं को एक्सट्रैक्ट करते समय उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, जैसे रेत, मिट्टी या कोई धूलकण। उन धूलकण जो ये जो अशुद्धियाँ हैं, दिस इम्प्यूरिटीज आर नोन एज गैंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन द नेचर इन इट्स फ्री स्टेट। प्रकृति में मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातुओं के नाम बताओ। अब प्रकृति में जो फ्री स्टेट में पाई जाएंगी धातुएं, वो आपकी उनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में जगह होगी वो निम्नतम में होगी, सबसे नीचे होगी। तो सबसे नीचे देखेंगे आप गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम, ये जो धातुएं हैं ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, और एक्टिविटी सीरीज जो है हमारी, रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें सबसे नीचे पाई जाती है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। धातुओं को उसके ऑक्साइड यौगिक से प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, किस रासायनिक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है? तो ऑक्साइड को हटाना है हमने, तो आपने चैप्टर नंबर 1 में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है। ऑक्सीजन जहाँ पे जुड़ती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन जहाँ पे हटती है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि ऑक्साइड से आप धातुओं को अलग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन घट रही है, तो आप रिडक्शन प्रोसेस का इसमें यूज़ करेंगे। पेज नंबर 55 में देखेंगे आप, विच मेटल्स डू नॉट क्रोड वेरी इजिली। अब कौन सी धातु ऐसी है जिसका संक्षारण आसानी से नहीं होता, जिन पर जंग नहीं लगता है? तो आपके जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे धातुएं हैं उसमें जंग नहीं लगता है, जैसे आप देखेंगे गोल्ड, प्लेटिनम, ये ऐसी धातुएं जिस पर जंग नहीं लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एलॉयज। मिश्र धातुएं किसे कहते हैं? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये एक समांगी मिश्रण है 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं का। 2 या 2 से अधिक धातुओं और अधातुओं के समांगी मिश्रण को आप मिश्र धातुएं कहते हैं। जैसे ब्रॉन्ज आपने पढ़ा, ब्रास, पीतल, ब्रॉन्ज, कांसा, स्टेनलेस स्टील, सोल्डर। ये जो सब्सटेंस आप देख रहे हैं ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं, जिनका एक समांगी मिश्रण होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।